हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो अवस्थाएं हैं, इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? इनके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। और देखिए, ये जो अवस्थाएं हैं, ये चार अवस्थाएं हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 2 साल के लिए है, मतलब 0 से 2 साल, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है 0 से 2 साल की है। नेक्स्ट आएगी प्री ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 साल से 7 साल की है। तीसरी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 साल से 11 साल की है। देन लास्ट जो आएगी वो आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 साल की है। मैं इन सभी अवस्थाओं को एक एक करके आगे डिफाइन करूंगा और बता देता हूं आपको कि संज्ञानात्मक विकास का आरंभ कैसे होता है या संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। देखिए, वातावरण के प्रभाव से, जब भी वातावरण के माध्यम से हमारे दिमाग का विकास होना आरंभ होता है, तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मैंने बताया था कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो जीन पियाजे हैं, जो स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा। इन्होंने 4 भागों में बांटा और सभी अवस्थाओं को डिफाइन किया है। सबसे पहली अवस्था आती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सी आएगी? संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, इस अवस्था का मतलब क्या है और इस अवस्था के अंदर क्या कंडीशन आई थी। इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास नहीं होता, यानी बच्चा जो भी कुछ बताता है, जो भी कुछ करता है, 2 साल का बच्चा, देखिए आपको भी पता है कि 2 साल का बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा भाषा के माध्यम से। तो सबसे पहले भाषा का विकास नहीं हुआ। सेकंड आएगा कि बच्चे अपनी भी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी से व्यक्त करते हैं, यानी कि गामक क्रियाओं से। किससे? गामक क्रियाओं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद बच्चों के अंदर, जो ये 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, इनके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति आती है, यानी कि वो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। वो दूसरों को देखकर वैसा ही काम करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर तर्क की कमी होती है, यानी कि लॉजिक की कमी होती है। नेक्स्ट, इस एज का जो बच्चा है, किसी भी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करता है। मुंह में डालकर अध्ययन करता है। इसके बाद आता है कि इस जो उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा हंसना, रोना, ऐसी प्रवृत्ति जो है उसके अंदर विकसित हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी कि वस्तु स्थायित्व का विकास होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का विकास होने लगता है, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे हिंदी में बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। देखिए, ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व होता है कि जैसे हम बच्चों को अगर चॉकलेट देते हैं और बच्चा अगर चॉकलेट खा रहा है तो हम चॉकलेट खाने से रोकते हैं,
तो क्या करते हैं कि हम चॉकलेट बच्चे की फेंकने की कोशिश करते हैं और छुपा लेते हैं। तो जब बच्चे को चॉकलेट फेंक के दी, मतलब छुपा ली, और उसको बोला कि चिड़िया ले गई, अगर बच्चा मान लेता है कि चॉकलेट को चिड़िया ले गई, तो वस्तु स्थायित्व उसके अंदर नहीं है। अगर अगर वह नहीं मानता, अगर वह नहीं मानता कि चॉकलेट चिड़िया ले गई, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी वस्तु स्थायित्व करने लगता है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब यह होता है कि जब वह किसी भी छिपी वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो जाता है, तो उसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। जैसे कि कभी कपड़े के नीचे या चादर के नीचे किसी खिलौने को छुपा दें आप, और अगर वो खिलौना ढूंढ ले, तो उसको वस्तु स्थायित्व का विकास हो चुका है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में पाया जाता है। सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसकी एज मैंने आपको बताई कि जो इसकी एज है वो कितनी है, वो है 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो है 2 से 7 साल। अब इस उम्र के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखिए इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चे का भाषा विकास आरंभ हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे का भाषा विकास आरंभ हो जाता है, तो बच्चे में जीववाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीववाद, यानी कि एनिमिज्म। इसका मतलब है कि ये वो अवस्था होती है जिसके अंदर बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती है, उनको भी वो लिविंग थिंग समझता है। जैसे कि कोई अगर गुड़िया है, गुड़िया को वो गुड़िया का जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है, तो उसको उसमें शादी करवाना, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी एक एज ए बॉय एंड गर्ल है। और जैसे किसी भी वस्तु को, जो खिलौना है या किसी भी चीज़ है, उसको अगर आप पीट रहे हैं तो वो उसको रोकेगा कि नहीं उनको मत मारिए, कि उनको भी दर्द होता है। तो ये ऐसी अवस्था जो होती है वो जीववाद होती है, कि इस अवस्था में वो सभी वस्तुओं को, चाहे कुछ भी हो, सभी वस्तुओं को, अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, सभी को क्या मानते हैं? वो सजीव मानते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स मानते हैं। तीसरा आता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीयकरण। क्या आता है? केंद्रीयकरण। अगर इंग्लिश में बात करूं तो बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, यानी सेंट्रेशन बोल दो या सेंट्रलाइजेशन बोल दो। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक पक्ष को देखता है। किसी भी वस्तु की सभी विशेषताओं को छोड़ देगा। आपके सामने अगर मैंने एक डाइस रख दिया, तो आपके डाइस का जो फेस आपको दिख रहा है कि उसके अंदर क्या दिख रहा है, सिर्फ आप उसी को देखेंगे। उसके आगे पीछे इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं या जितने भी एज होते हैं, आपको उनसे कुछ भी नहीं मतलब, और ना आपको पता होता है। सिर्फ आप एक ही पक्ष देखते हैं जो भी आपको दिख रहा होता है। तो ये कंडीशन होती है बच्चे की कंफ्यूज वाली। अगर बच्चा कंफ्यूज होता है तो यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन की पोजीशन में होता है। नेक्स्ट आता है आत्म केंद्रिता, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म या सेल्फ सेंटर्ड। आत्म केंद्रिता यानी कि सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंटर। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था बहुत ही मतलब सेंसिबल अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपनी समझ के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे के पास उसके पिताजी का फ़ोन आता है, और पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा मम्मी कहाँ है, मम्मी घर पर है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा गर्दन हिला देगा। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि वो गर्दन उसके पिताजी नहीं देख पा रहे हैं। बस उसको इतना पता है कि उसका गर्दन हिलाना ही, गर्दन हिलाने का मतलब हाँ है। और उसने अगर गर्दन हिला दी तो पिताजी को समझ लेना चाहिए कि अब वो मम्मी घर पे हैं, यानी कि पापा को दिखे या ना दिखे उसको मतलब नहीं है। उसने बोल दिया बस गर्दन हिला के हाँ,
तो इसका मतलब हाँ, क्योंकि वो उस वस्तु को, यानी जो कंडीशन घट रही है, वो जो घटना घट रही है, उस घटना को क्या कर रहा है, वो वास्तविकता के साथ तुलना नहीं कर पा रहा है। यह है आत्मकेंद्रिता। इसमें वह मोस्टली अपने ही समझ से सोचता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपलटावाद, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। जहां पे रिवर्स होता है, रिवर्स का उल्टा इरिवर्स, यानी पलटने का उल्टा अपलटना। ये जो कंडीशन आती है, ये वो अवस्था है, इसमें बच्चा वस्तुओं को, संख्याओं को उल्टा पलटना नहीं समझ पाता, यानी कि बच्चा रिवर्स नहीं समझ पाता। उसको अगर मैंने बच्चे को लिखा कि 5 2 जा 10, तो वो 2 5 जा जो 10 होता है वो नहीं बता पाएगा। यहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाते, मतलब यहाँ पे बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते। रिवर्सिबिलिटी की क्षमता जो होती है बच्चों के अंदर, वो नहीं उत्पन्न हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, वो टी बाद में आना था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ऑपरेशनल। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ऑपरेशनल, देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये जो एज होती है, ये मैंने आपको बताई थी। ये जो एज है, ये है 7 से 11 साल। 7 से 11 साल की होती है। और इस एज में, जैसे कि आपको पता है, जो मैंने अभी इससे पहले वाले यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज था, उसके अंदर बताया था कि बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनिमिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर एनिमिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन का विकास हो जाता है। किसका? कंजर्वेशन का विकास होता है। देखिए कंजर्वेशन वह अवस्था होती है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक चौड़ा भी कर दिया और मैंने आपको एक पतला भी कर दिया, ठीक है, और पानी की मात्रा मैंने आपको वही दी। इसमें आपने पानी भरा और सेम इसके अंदर भी आपने पानी भरा, लेकिन ये पानी जो है पतले होने की वजह से क्या आएगा, थोड़ा ऊपर तक आएगा। लेकिन इसमें पानी क्या आएगा, इसमें पानी थोड़ा कम आएगा। तो बच्चा ये डिफरेंस करना सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये जो पानी का जो स्तर है, यानी पानी का जो वॉल्यूम है, वो दोनों में इक्वल है। और बच्चा ये जान लेता है कि पानी इसमें जो भी डाला वो समान डाला है। तो चाहे वो पतला है इसलिए उसका पानी का स्तर ऊपर आ गया, और ये चौड़ा है तो इसलिए इसका पानी का स्तर नीचे आ गया। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर इसका विकास हो जाता है, ये चीज़ समझ जाता है। आगे इसके अंदर बच्चा, जैसे कि पिछले में सेंट्रलाइजेशन होता था, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी कि विकेंद्रीकरण पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। देखिए ये जो कंडीशन आती है, इसमें बच्चा सभी पक्षों को देखता है, वस्तु को, वस्तु के जितने भी पक्ष होते हैं सभी पक्षों को देखता है और सभी पक्षों को समझता है। अगला आता है मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कंसेंट्रेट। तो देखिए मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन। अब इस अवस्था में बच्चा केवल उसके सामने जो रखी हुई वस्तु है उसके ऊपर ही चिंतन कर पाता है। देखिए मूर्त वस्तु, मूर्त मतलब क्या है कि जो चीज सामने है, जो चीज सामने है सिर्फ उसी का चिंतन करेगा, उसके अलावा किसी और का चिंतन नहीं करेगा। तो मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन करता है। नेक्स्ट आता है कि वह ईगो सेंटर्ड को छोड़ देता है, यानी कि वो समझ जाता है, लिख देता हूं मैं, आत्म केंद्र को छोड़ना
देखिए वो ईगो सेंटर को छोड़ देता है, वो समझ जाता है कि उसके द्वारा जितनी भी बातें कही जा रही हैं जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सही हो, वो गलत भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं वो गलत है। तो वो इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वस्तुओं का वो वर्गीकरण करना सीख जाता है, वस्तुओं को समूह में रखना सीख जाता है, यानी कि वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है। तो लिखते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। एक और है काफी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इसी में देखते हैं, वस्तुओं का विभेद करना या वस्तुओं में डिफरेंस करना। वस्तुओं में वो डिफरेंस करना सीख जाता है, वस्तुओं में विभेद करना आरंभ हो जाता है। ये सभी विशेषताएं हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यह अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा तार्किक सोचना आरंभ कर देता है, उसके सामने वस्तु हो या ना हो वो अमूर्त रूप से सोचता है। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जब वो बच्चा अमूर्त रूप से सोच रहा है, इसका मतलब कि उसका सोचने का जो स्तर है, यानी कि सोचने की जो थिंकिंग है वो हाई लेवल पे है, वो उच्च स्तरीय संतुलन बना पाता है। तो देखिए सबसे पहला, हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इस अवस्था में बच्चा कठिन से कठिन समस्याओं को तार्किक रूप से हल कर लेता है। वह अमूर्त यानी कि प्री इमेजिनेशन, अमूर्त प्राकल्पना पर आधारित समस्याओं को हल कर लेता है। सेकंड, वो समझ का स्थानांतरण, यानी समझ को जो यानी कि ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, समझ का स्थानांतरण। देखिए यह अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपनी समझ या अनुभव को किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि किसी भी समस्या को किसी दूसरे ढंग से सॉल्व कर सकता है, यानी पहले की हुई समस्याओं का दोबारा से वो बहुत आसानी से हल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को वो किसी और वस्तु यानी किसी और कंडीशन को सॉल्व करने में उपयोग करता है। तीसरा आता है अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। देखिए अमूर्त नियम का उपयोग करने लगता है, यानी कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वो ऐसे नियमों का उपयोग करता है जो दिखते नहीं है, यानी कि इसी की वजह से इस अवस्था का नाम क्या रखा गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट आता है कि वह उद्देश्यपूर्ण सोचता है, यानी कि उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, उद्देश्यपूर्ण सोच रखता है बच्चा। देखिए नेक्स्ट, सामने वस्तु ना होने पर भी तार्किक सोच रखना, यानी कि देखिए यहां पे आ रहा है अमूर्त सोच, यानी कि बिना देखे चिंतन करना। सामने वस्तु नहीं है, इसका मतलब है अमूर्त, वो बिना देखे तार्किक सोच कर रहा है, यानी चिंतन कर रहा है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं समाप्त होती हैं। आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, उस समस्या को मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करा सकूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पियाजे के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका उन्होंने वर्णन किया था, मैं वो लेकर आऊँगा, और उसके बाद नैतिक अवस्थाएं लेकर आऊँगा पियाजे की। तो इन दोनों वीडियो में से जो वीडियो आपको लगे कि आपको पहले चाहिए वो मुझे बता दीजिए।
मैं वो वीडियो पहले लेकर आ जाऊंगा और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।